गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े प्रिय और होनहार शिष्य नीरज, जिनका रेडियो हेड ऑपरेटर उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रदेश में 52वां स्थान आया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने और भी कई सारे पेपरों में सफलता हासिल करी है। तो आज नीरज हम लोगों के बीच में है और आज हम लोग नीरज से जानेंगे कि इन्होंने कैसे सफलता प्राप्त करी, इनकी यात्रा कैसी रही, प्रयास के साथ इनका अनुभव कैसा रहा। तो आइए मिलते हैं नीरज से। नीरज, जी आपका सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले ये बताएं कि आपने कौन कौन से पेपरों में सफलता हासिल करी है, कौन कौन से पेपर आपने निकाले हैं। अगर सर स्टार्टिंग से देखा जाए, जैसे कि जैसे हमने पहली बार एग्ज़ाम देना शुरू किया, तो शायद वो लेखपाल का दिया था 2022 में। सर उसमें अपना सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में शायद हम 1.75 मार्क्स से रह गए थे। तो वही हमारा 2022 में दिया हुआ पहला एग्ज़ाम था। और उसके बाद फिर लगातार एग्ज़ाम जो है जितने भी दिए हैं, ऑलमोस्ट सब में सिलेक्शन अपना हुआ ही है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल्स हो, चाहे वो यूपीएसआई का भी दिया हो, या फिर ये यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर का दिया हो, और रेलवे में एएलपी का दिया हो। मतलब जहाँ तक दिए हैं सारे में अपने सफलता सब प्राप्त में की है। सिलेक्शन हो गया। तो नीरज, आपकी यात्रा से बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने बारे में सारी बातें बताएं, जिससे जी, जी। बच्चे उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। तो आइए चालू करते हैं आपसे क्वेश्चन आंसरों का दौर। तो सबसे पहले नीरज ये बताइए कि आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई और अपनी फैमिली में कौन कौन है। सर शुरुआती शिक्षा का तो आप ये मान लीजिए कि हमने अपना जो हाई स्कूल है, वो सरस्वती ज्ञान मंदिर रक्सा से हमने पास किया है। और वहीं पर अपनी जो ही बेसिक स्टडीज़ करके ही, मतलब वहीं पे अच्छे से पढ़ाई की है। और वहाँ पर टीचर्स इतने अच्छे बढ़िया थे कि वहीं से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया अपन ने पॉलिटेक्निक के लिए, जिसमें तो अच्छी रैंक के साथ अपन को एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल गया। और वहाँ से हमने जो है मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा पास किया। और फिर वहीं से 17 से 20 तक पास किया। और फिर इसी बेस पे अपन ने कांस्टेबल और लेखपाल और रेडियो हेड ऑपरेटर और बाकी सारे एग्ज़ाम इसी सिलसिले में देने शुरू किए। परिवार में अपने कौन कौन है और नीरज। सर फैमिली में सर भैया है छोटा, 2 सिस्टर्स हैं, दोनों बड़ी थी, मैरिड हैं। और सर माता जी हैं। पिताजी सर हमारे एक्सपायर हो चुके थे फरवरी 2021 में। तब से लेके आज तक छोटा भाई ही है जो, अब पिताजी कह लो, बड़ा भाई कह लो, मतलब अरे कुल वाह, मिला के वही यहाँ तक खींच के लाया हमें। बहुत अच्छी बात। शायद अपनी पढ़ाई को उसने रोक के हमें यहाँ तक भेजा है। बहुत अच्छी बात। अच्छा नीरज, ये बताएं कि आपको सरकारी जॉब की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मन हुआ कि इसकी तैयारी करें और सिलेक्शन लिया जाए, कहाँ से ये आपको इंस्पिरेशन मिली। सर ऐसा है कि जैसे हमारे पिताजी भी पढ़ने आए झांसी, काफ़ी लोग पढ़ने आए। लेकिन हुआ यूँ कि सर जैसे नहीं रहता कि कोई चीज़ कसक सी रह जाती, वो नहीं हासिल कर पाए। तो उन्हें लगा कि नहीं, हमें अपनी जनरेशन को या अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। और हमारे गांव में भी सर हमें काफ़ी लोग हैं एजुकेटेड है, और एग्ज़ाम उन्होंने दिए। तो सर अलग ही वो घर पे आके बताते थे कि भाई उनका लड़का है, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। सर लगता था कि नहीं, कि मतलब ऐसा एग्ज़ाम निकालने से पापा को अच्छा फील होगा, उन्हें प्राउड हो गया। तो सर उसी को, उन्हीं का प्राउड को ही फिल करने के लिए हम इस दिशा में आगे बढ़े कि कम से कम उन्हें अच्छा लगे। अच्छा नीरज, ये बताइए आपका रोल मॉडल कौन है। और सर रोल मॉडल अगर देखा जाए तो सर हम पापा से ज़्यादा भाई को मानेंगे। क्योंकि सर वो वहाँ तक पढ़ाया है पापा ने भी, मतलब अच्छा किया, लेकिन जो मेन था वो हमें लेके आया यहाँ तक। तो हम कहेंगे कि भाई ही हमारे लिए हमारा रोल मॉडल है, और अच्छा सपोर्ट किया उसने कुल मिला के। अच्छा नीरज, ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपके शौक क्या क्या सर हॉबीज़ तो सर समय के साथ बदलती नहीं, लेकिन फ़िलहाल जब समझदार हुए तो लगा कि चैलेंजेस अगर आते रहें लाइफ में, तो हमें अब अच्छा लगने लगा उनके साथ में, जितनी सारी तो आएंगी। चैलेंज को, चुनौतियों को फेस करना हाँ, हॉबी बन गई है। हाँ, अब चाहे वो पढ़ाई की अरे वाह। फील्ड में चैलेंजेस आए, किसी भी, चाहे लाइफ में है, किसी भी प्रकार से आए, वो अच्छा लगने लगा उनके साथ में। अच्छा नीरज, अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं, डेली रूटीन आपका क्या है, आप कैसे पढ़ाई को और रिवीजन को मैनेज करते थे। सर अगर पढ़ाई का देखा जाए, तो जब मतलब एग्ज़ाम हमें निकलने शुरू हुए, आपके साथ ही रहे 2024 तक तो हम रहे ना। सर उस समय आप ये मान लीजिए कि सुबह से थोड़ा सा अपने आप को एक सेट पेपर लगाना, अगर प्रॉपर वे में है 8 से 10 अगर सेट पेपर लगाया, तो वहाँ तक सुबह जब अपना हो चुका काम, उतने हमने पढ़ाई की 10 तक। और फिर थोड़ा अपने जो डेली रूटीन के वर्क्स हैं वो किए।
और फिर सर उसको एनालिसिस करना, बाकी फिर एनालिसिस करने के बाद उसमें क्या कमी रही उनको देखना और फिर उन्हीं टॉपिक्स को फिर से रिवाइज़ करना। बाकी फिर अपना और भी जो सिलेबस छूटा हुआ है उनको देखना, और कोचिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो सुबह अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम के जैसे कि हम करते थे आपके साथ में, तो वही हमारा सीन रहा। अच्छा, आपने जो तैयारी करी उसके लिए आपने कौन-कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ किया? कहाँ-कहाँ से तैयारी में मदद ली? कैसे किया बताएँ? सर अगर स्टडी मटेरियल का देखा जाए तो सर जो बेसिक कंसेप्ट रहते, जो मतलब बुनियादी चीज़ें रहती हैं कहें तो, जिनके आधार पे ही आप कुछ आगे कर सकते या बढ़ सकते। तो ऑब्वियसली हम सर एक कोचिंग, हाँ मैं सर ने ही बताया, हमारे एक हाई स्कूल के टीचर हैं, उन्होंने बताया था, प्रयास में हम आके जुड़े और सर उनके कंसेप्ट और देखे, चीज़ें देखी, मटेरियल देखा, तो लगा कि मोर देन इनफ है। उनको देखा, उनको समझा, चीज़ों को देखा और फिर उन्हीं को बेस बना के प्रैक्टिस की। और फिर ऐसा नहीं है कि वही सेट्स लगाए, काफ़ी फिर जब जैसे अपना बेसिक क्लियर हो जाए, कंसेप्ट हमें क्लियर हो चुके थे वहाँ पे कोचिंग में ही, प्रयास कोचिंग में, तो फिर उन्हीं को आधार बना के हमने सर और भी बुक्स देखी। फिर आपको मतलब कहीं भी जाओ, कहीं भी लगाए हमने सवाल, तो कभी हम फंसे नहीं। जैसे आप कहीं भी, ऐसे और भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने बताया कि आप ये लगाओ, वो लाते थे ढूंढ के कि ये लगाओ, तो मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि हम पीछे हट रहे हों। कोई स्पेशल किताब जिसकी मदद आपने ली हो, पढ़ने में बहुत अच्छी लगी हो आपको तो बताएँ? सर ऐसा स्पेशल हमने कंटिन्यूसली तो नहीं पढ़े, हम ऐसा नहीं कहेंगे। बाकी जो हमने कंसेप्ट, जो मैं कहते कि बेसिक्स चीज़ें थी, वो एक बार क्लियर कर लिए थे हमने कोचिंग में ही, और फिर तो हमें पता ही नहीं चला कि मतलब कौन-सी बुक, कुछ पता नहीं चला, जो किए वो होते गए सारे। अच्छा, आपने अपनी तैयारी में इंटरनेट का उपयोग किया? हाँ, किया है, तो बिल्कुल किया है। आपने क्या-क्या उपयोग किया? और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आजकल ये कहा जाता है कि मोबाइल जो है वो भटकाव का कारण भी है। बच्चे रील देखते रहते हैं, घंटों निकल जाते हैं रील देखते-देखते, और एक तरफ मोबाइल से ही आप पढ़ाई भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपने क्या महसूस किया कि क्या है इसके बारे में, सर आपके विचार क्या हैं? आप ये बताएँ? डिपेंड करता है, वो आप उसको लेते कैसे हैं, मोबाइल को आप, डिपेंड करता है आप लेते कैसे हैं। अगर एक साइड से देखा जाए तो वो एक मतलब कि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए है, आपको करंट की जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएँ जितनी हो रही हैं, और आजकल तो एआई आ गया है, तो आपको समझने के लिए बहुत अच्छी हेल्प करेगा। किसी भी मुद्दे को अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट क्लियरिटी करना है। दूसरा, आपको ये है कि आपका जो भी मटेरियल है, आपको कई हर प्रकार का मटेरियल मिल जाएगा। आपको आज के समय में देखा जाए तो आज से 10 साल पुराने भी सेट अगर चाहिए हैं, 5 साल पुरानी चाहिए, तो आप इंटरनेट से ले सकते हैं। तो आपको उससे एक गाइडेंस मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर कहीं आप सोर्स ऑफ नॉलेज कहीं से भी आपको मतलब अगर पढ़ना है, कोई भी चीज़, घटना देखनी है, और कंसेप्ट मटेरियल भी आपको हर जगह से मिल जाएगा। एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, आप उनको देख सकते हो। कोई ऐसा है कंसेप्ट जो आपको हो सकता है कई बार टीचर को नहीं बता पाते टीचर, या वो समझ नहीं पाते, तो आप इंटरनेट की मदद से ले सकते हैं, हर प्रकार से ले सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्शन है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको लेते कैसे हैं। अब आप मोबाइल में रील देखते रहो तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि आपने नीरज कभी इसका सामना किया कि कभी भटकाव हुआ और फिर आपने उसको मैनेज किया हो? क्योंकि ये भटकाव से। बताना तो बड़ा सरल होता है कि मोबाइल से क्या-क्या फ़ायदे हैं। हाँ, हाँ। कभी ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि यार हम पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसको कभी आपने मैनेज किया हो तो बताएँ? सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि जब कभी-कभी इनकम्बेंसी आती है पढ़ते-पढ़ते, या कभी लगता है तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत मोबाइल जो आपके डेली यूज़ कर रहे हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप घंटों-घंटों देखते हैं कि लगातार जाने लगे, है ना? कि आप देख रहे हैं कि आप सुबह से उठ के सब मोबाइल ही चला रहे हैं। सर इसके लिए हम जो उस टाइम किया करते थे, जैसे कि अभी तो 24 में सर एक डायरी मेंटेन करते थे हम। वो आपका आईना होता है, जो बताता है कि आपने सुबह से उठ के किया क्या है। सुबह से आप 7 बजे उठे, आपने लिख दिया कि हम उठ गए 7 बजे। 7 से 2 घंटे तक आपने पढ़ाई की, आपने तुरंत नोट कर लिया, और फिर अगर आपने मोबाइल चलाया और चलाते रहे, और शाम के आपने देखा कि हाँ, प्रोडक्टिव टाइम तो बिल्कुल है नहीं, सिर्फ 2 घंटे रहा, तो ये आपको अब गिल्ट में डाल देगा तुरंत के तुरंत। वो एक आईना होता है जो आपको सामने बैठ के बताता है कि ये गलती की हो तुम्हारी। वो सर एक डायरी आपको मेंटेन करना है, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही डायरी है। मेंटेन भी करनी है और डायरी में ईमानदारी से लिखना लिखना भी भी है। है। नहीं तो आप उसमें बेईमानी करो हाँ, तो वो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो कैसे ही होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए नीरज कि आपको प्रयास के बारे में कैसे पता लगा था? आप प्रयास तक कैसे पहुँचे? प्रयास तक सर अगर ईमानदारी से कहें तो पहली बार लगा था कि फ्री में कोचिंग है, तो लगा कि
जाना उचित अच्छा, नहीं शुरू होगा। में सुना हाँ, होगा कि स्कॉलरशिप दे रहे हैं, स्कॉलरशिप है तो निःशुल्क कोचिंग है, निःशुल्क कोचिंग है, तो लगा कि क्या महसूस हुआ? ऐसा ही होगा, कोई जाने का कोई मतलब नहीं है। हम्म, लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे आदरणीय नगेंद्र सर हैं, वो बताए हमें, नगेंद्र सर। नगेंद्र सर, वो बताए हमें कि नियत तुम्हें टेस्ट देने जाना है वहाँ पे। तो सर की भाई आदेश था, तो भाई मानना भी ज़रूरी था। तो टेस्ट देने आए, तो सर वो एनवायरनमेंट देखा और माहौल देखा, उनकी ये तो ज़रूरी है। और टेस्ट दिया, और जैसा हमने देखा कि टेस्ट लेने का तरीका बहुत बढ़िया है, और माहौल जो देखा नहीं तो देखा भी, हमने भी कई जगह देखा, दोस्त वगैरह को देखा कि क्या रहता है। तो वहाँ से हमें सर टेस्ट दिया, तो लगा कि नहीं, एक स्टैंडर्ड लेवल का टेस्ट हो रहा है जहाँ देना चाहिए। और वहाँ उस लेवल के लड़के मिले या स्टूडेंट जो मिले, जो बताते हैं आपको कि तुम कहाँ खड़े हो, है ना। अब आप अकेले बैठ के लगाते रहो तो नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ हो। तो फिर सर ने ही बताया कि आप जाके दे के दो। और फिर दूसरी बार तो फिर उन्होंने कहा कि हम पेमेंट कर नहीं दे रहे, तुम सिर्फ देने जाओ। तो फिर बाकी जैसा भी रहा अच्छा लगा, तो फिर रुक गए वहीं पे, और वहीं से फिर तैयारी से मिली अपनी। अच्छा, ये बताएं नीरज कि आपने जो सफलता प्राप्त करी है, इसमें प्रयास का क्या योगदान रहा? अगर हम ये कहें कि अगर हम सफलता की ऊंचाइयों पर गए हैं, तो हम प्रयास को वो सीढ़ी मानेंगे जो हमें वहाँ तक ले गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चीज़ें वो सारी मिली हैं कि आपने ना केवल एक प्रयास कोचिंग में ना केवल एक दिशा मिली, बल्कि एक प्रॉपर गाइडेंस, वो एनवायरनमेंट, वो माहौल मिला, जहाँ हम इतने इस लेवल पर आ सके। वहाँ तक इतना अच्छा, मतलब कि एक तो क्या है कि सिस्टम इतना बढ़िया बना हुआ था वहाँ पे कि आपको आना ही है, टेस्ट आपको देना ही है। तो ये एक बाउंडेशन टाइप का रहता कि नहीं, इससे डर रहता था कि जा नहीं जाना है। और फिर चीज़ें इतनी अच्छे समझ में आती थी कि मज़ा भी आता कि चलो जाएंगे। लड़के पता है सर कोचिंग में जाने में क्यों हिचकिचाते या नहीं जाने का मन करता, तब उन्हें चीज़ें समझ में ना आए, कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो वो फिर ये सोच के रुक जाते कि यार क्या ही जाना, मतलब कि वो वैसे ही एक दिन नहीं समझ में आएगा, पहले भी तो नहीं आ रहा था। लेकिन जब चीज़ें रिदम में चलेंगी सारी, तो अच्छा भी लगता है कि नहीं, जाना है हमें वहाँ पे। यही हमारा कारण था कि प्रयास से हम जुड़ गए। प्रयास में जो अनुशासन है, जी। प्रयास में जो तरीके हैं, उनके संग आपका अनुभव क्या रहा? अनुभव तो ये रहा कि सिलेक्शन लेने के बाद 2 बार सज़ा खुद ही पाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप पढ़ते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर ये देख लेता कि चलो ठीक है कि ये पढ़ने में थोड़ा ढील दे देते, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे सब देखा कि हमें भी कई बार हुआ है, आप ही ने दी है। तो माहौल का तो ऐसा है कि चाहे इंटेलिजेंट हो, कैसा भी हो, चाहे फर्स्ट रैंकर हो, चाहे लास्ट में आता हो, उसके साथ कभी वो नहीं हुआ, गलती करोगे सज़ा पाओगे, और सिस्टम से ही चलना तो पड़ेगा। आपके साथ में ठीक है फिर? हाँ, हुआ तो है एक बार। अच्छा, चलो ये बताओ, आपको तो पता है कि प्रयास में हम लोग टेस्ट लेते हैं, जी। तो टेस्ट की भूमिका क्या है? अब तो आपको ने सब एनालाइज कर लिया है, तो ये बताएं कि प्रयास जो आप तैयारी करते हो, उसमें प्रयास के द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है, जी। जो हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, उसकी आपको इम्पोर्टेंस क्या लगी? सर हमें ये लगता है कि टेस्ट के बिना तो वही होगा कि आप बिना किसी मतलब प्रैक्टिस के, बिना किसी समझदारी के आप किसी फील्ड में मतलब फ़ाइट के लिए आ जाओ, कुछ आपने सीखा है नहीं। सिर्फ थ्योरी एक बार कर लेने से चीज़ें क्लियर नहीं होती। आपको टाइम मैनेजमेंट, आपकी एक्यूरेसी, आपकी एफिशिएंसी, जो एग्ज़ाम से पहले और एक एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, वो आपको टेस्ट में फ़ील कराएगा। और टेस्ट भी लेने कई तरीके होते हैं, ऐसा भी नहीं होता कि आपने टेस्ट ले लिया। टेस्ट लेने का तरीका होता, वही प्रेशर क्रिएट हो, जैसे कि हमने पहली बार में ही वो फ़ील कर लिया था कि हाँ, वो माहौल मिल रहा है कि वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। जैसे कई बार टेस्ट देते-देते आदत ये बन गई थी कि वो 30 मिनट में वो 150 150 क्वेश्चन करने हैं। तो धीरे-धीरे पहले नहीं हुए, धीरे-धीरे अपने आप को मेंटली इतना प्रिपेयर कर लिया था कि 30 मिनट के अंदर ही वो क्वेश्चन करने हैं। आखिरी के 30 सेकंड में क्या करना है, आखिरी के 5 मिनट में क्या करना है, किस सवाल को छोड़ना है, किसको करना है, कितना टाइम देना है। ये सर एक प्रॉपर टेस्ट एक सिस्टम से ही हो पाएगा। और जब टेस्ट अच्छे से होगा, तो फिर आपको जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपकी चीज़ें बहुत सी क्लियर रहेंगी माइंड में कि हमें टाइम की दिक्कत है नहीं। हमें एक्यूरेसी इतनी है कि अगर कैसे भी लेवल का आ जाए, तो हमें 80-90% या 100% तक हम जा सकते। तो ये रहता है। जैसे कि हमने भी ऐसी हेड ऑपरेटर का दिया था, हमारे 40 मैथ के क्वेश्चन थे, 37 सही थे हमारे, और जो 3 गलत हुए थे वो बोर्ड ने ही गलत मान लिए थे कि ये आंसर ही नहीं निकलेगा इनका। तो ये हमें सब देख के ही लग गया था कि जैसे नहीं कहते कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया था टेस्ट देते-देते, मॉक देते-देते, कई बार एग्ज़ाम में लेंथी सवाल थे, तब भी इतना प्रिपेयर थे कि ये भी हम कर चुके हैं टेस्ट में। और कई बार सर साइकोलॉजी भी वर्क करती, जैसे आपने कहा कि या नहीं हम इस लेवल कर चुके हैं तो ये हमसे हो जाएगा,
जब ये हो जाएगा वाली भावना आ जाएगी ना, तो आपको नहीं भी आ रहा होगा सवाल तो एक यूनिवर्स से पता नहीं आंसर निकलने लगते, फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता अलग लेवल का, वो आपको टेस्ट में ही मिलेगा आपको, ये फ़ायदा रहता है टेस्ट का। अच्छा नीरज, ये बताएं कि लिखित परीक्षा की जो तैयारी आपने बताई, आपने कैसे करी, और कोई चीज़ छूटी हो तो बताइएगा। शारीरिक परीक्षा की तैयारी कैसे करी? शारीरिक परीक्षा की सर जैसे कि हमारा एग्ज़ाम निकल गया था, बाकी फिर शारीरिक का तो सर ऐसा कुछ टफ था नहीं उसमें, अपना आराम से 4800 मीटर था, अपने पास 28 मिनट थे, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं था, गाँव से खेले बड़े हैं तो इतना तो गाँव के अपने लिए परिवेश से हैं तो सब फिट है इसके लिए कहानी। कोई वो नहीं किया हमने कि अलग से किसी कोच का सहारा नहीं लिया हमने, सीधा अपने खुद से कर लिया। अच्छा नीरज, ये बताएं, कभी कभी तैयारी के दौरान ऐसी स्थिति आती होगी जब अपन निराश हो जाते होंगे, ऐसे पल आते हैं, उस समय अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? सर ऐसे भी पला है जब आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम के बाद हमने हाई स्कूल 17 में कर ली, इंटर अगर करते तो 19 तक हो जाती, 20 तक अपन आराम से पॉलिटेक्निक करके फ्री हो चुके थे। कोविड का टाइम था, पढ़ते पढ़ते वैकेंसीज आ नहीं रही थी, 21 निकल गई, 22 निकल गई, 23 में कांस्टेबल का दिया तो वो कैंसिल हो गया, मतलब 3-4 साल आप देख लीजिए बिल्कुल ब्लैंक रहा। लेकिन सर एक चीज़ रहती कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। पता था कि मतलब कि अपने आप को इतना तैयार कर लो कि जिस दिन एग्ज़ाम आएगा तो कोई किंतु परंतु बचे ही ना। तो अपने ब्लैंक जो बस दिक्कत कहाँ आती है, जैसे 3-4 साल अगर कोविड में कई लोग ऐसे हमारे साथ के लोग चले गए थे छोड़ के, तो आज वो दिक्कत में हैं। लेकिन हमें एक कहीं हमने सुना था चाइनीज़ बम्बू है, बाँस, वो क्या करता सर कि शुरुआत में लगभग नहीं तो 4-5 साल तक सर वो जमीन के नीचे हाँ, 1 फीट तक भी नहीं बढ़ता, 4-5 इंच निकलता। लेकिन सर वो एक बार जब वो पनप आता ना, तो विथिन 2 ईयर्स 70-80 फुट का हो जाता वो। सबको पीछे छोड़ देता। सबको पीछे छोड़ देता। उसका कारण ये रहा कि उसने उन 4-5 साल में अपने अंदर इतने खनिज लवण कहें या उसके पोषक तत्व इतने तैयार कर लिए अपने आप को कि उसे फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ टाइम मिला उसे निकलने का, एकदम से बढ़ गया। बहुत बढ़िया। और यही टाइम हमने यूटिलाइज़ किया कोविड के टाइम के बाद कि अपने आप को तैयार किया उस टाइम पे। और यही रहा आपसे 2024 के बाद हमने सर थोड़ा ये कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, हम सिविल सर्विसेज ही करने लग गए। तो हम आपको ये बता दें कि 24 के बाद से 25-26 चल रही, हम अभी भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें सारे निकल जाते उन्हीं कंसेप्ट के बेस पे। हमें मात्र 5-7 दिन लगते कि अपना बनाने में कि हाँ हम करने हैं। यूपीएसआई का है, हम नहीं देने वाले थे, हमने सोचा कि उससे अच्छा हमारा है ये, फिर वही सर मिल गए, कह रहे देना है तुम्हें हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो देख ले रहा है सर। मुश्किल से 15 से 20 सेट पेपर लगाए होंगे हमने, बस ये कि कंसेप्ट हमारा क्लियर था कि हम पढ़ना कैसे था, एक्सपीरियंस था हमारे पास, तो चीज़ें हमने बढ़िया से हैंडल की। एक बार अच्छे से तैयारी कर लेना मन लगा के, तो सर फिर आप सदियों तक मतलब सालों तक नहीं भूलते उन चीज़ों को, और उसी का फल है कि आप उसमें भी अपना ठीक है नंबर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके अनुसार तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, या एक के अलावा 2-3 चीज़ें हो तो वो भी बताएं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? अगर सर हम सबसे प्रायोरिटी पर रखें तो हमारे हिसाब से सर कंटिन्यूटी। आप भले ही दिन में आज आपने 10 घंटे दे लिए, कल 10 घंटे दे लिए, फिर आपने 4-5 दिन छोड़ दिया काम, फिर बिगड़ गया काम। आज आप 2 घंटे दो, आप 2 घंटे अगर करोगे ना, ये कंटिन्यूटी अगर जिस दिन आ जाएगी फिर आपके लिए चीज़ें सुलभ हो जाएंगी। और इसके अलावा कंटिन्यूटी में अगर बने रहे तो कुछ उनके साथ भी आपको करना पड़ेगा, जैसे कि रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट के बिना तो शायद ऐसा है ना कि थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और अगर वैसे टेस्ट मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, मॉक देना कहीं भी जाओ। और अगर एक वन वर्ड में पूछा जाए क्या ज़रूरी है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आई थिंक वो ज़रूरी है आपके लिए। जो बच्चे अभी जैसे अब इंटर का रिजल्ट आ चुका है, जो बच्चे अब तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं कि बस तैयारी शुरू करनी है, उनके लिए क्या सुझाव है आपका, क्या करना चाहिए? अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं सर तो उन्हें अभी ये सोचना नहीं चाहिए कि हमें अभी कांस्टेबल आ गया है तो वो एग्ज़ाम देना है। अभी उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी 4 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम आने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम। क्योंकि अगर आप कंपटीशन के फील्ड में अगर ये उम्मीद करो कि 4 महीने में हमारा निकल जाएगा और आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ने लग जाओगे, जैसे कि हाँ अगर 6-8 महीने बाद है तब तो समझ में आता है। अगर आप कहें कि 4 महीने बाद है, अगर हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर लें या एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ लें, 4 चैप्टर पढ़ लिए मैथ के, 4 पढ़ लिए रीजनिंग के, और फिर वही जीएस हिंदी देख के हमारा हो जाए, ऐसा नहीं है। कि अगर टाइम है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो एक बार आपको क्या करना चाहिए, पहले सिलेबस कंप्लीट करो अपना।
आप पूरी मैथ कंप्लीट कर लो, जीएस, हिंदी या रीजनिंग या इंग्लिश जो भी आप पढ़ते हैं, अगर वो एक बार कंप्लीट कर लो, आप ये मत सोचो कि हम 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, अगर आप तो फिर आपके 4 महीने निकल जाएंगे और फिर आप कुछ नहीं करोगे उस समय, वो आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट करना है कैसे भी करके, तब आप अगर जब बेस क्लियर हो जाएगा आपका, फिर आपको फिर ये नहीं देखना कि सामने कांस्टेबल है, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लगभग स्टेट के, अपने यूपी स्टेट की हम बताएं, 70 से 80% सिलेबस सेम रहता है, 30% में आप वेरी कर जाओगे। हो सकता है किसी में मैथ का रोल ज़्यादा हो जाए, किसी में जीएस का, मतलब इंग्लिश का तो अपने यहाँ है नहीं। तो वही है कि अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आपको ये सोचना ही नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम क्या देना। अब नीरज, इतनी बड़ी सफलता मिल गई है, इतनी सारी सफलताएं मिल गई हैं, तो प्राथमिकता क्या है, अब आगे क्या करना है? अभी तो फ़िलहाल सर, जो अगर सब कुछ सही रहा, अब जैसे कि 10 तारीख को ज्वाइन करना है, तो अगर जो जिम्मेदारी वहाँ मिलेगी, जो भी ट्रेनिंग पे सीखेंगे, जिस पद पे रहेंगे, शायद उसको अच्छे से कर पाएँ। बाकी सर अभी प्राथमिकता तो ये है कि जैसे ही जल्द से जल्दी ख़त्म करके फिर से पढ़ाई रीस्टार्ट की जाए, क्योंकि पढ़ाई बहुत बाकी है अभी। आगे और भी मन है हाँ, तैयारी बहुत करने का? मन है, क्योंकि 1 साल हम ऐसे ही निकल गए, थोड़ा ट्रेनिंग में कहीं यहाँ वहाँ में। पिछली बार भी कांस्टेबल की ट्रेनिंग करके आए, और ट्रेनिंग टाइम में पढ़ना थोड़ा, उसमें भी टाइम काफ़ी बहुत टाइम वेस्ट हो गया। आप ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 1 साल हमें निकल गई उसी के पीछे। खैर, इसमें तो काफ़ी टाइम मिलेगा आपको। हाँ, इसमें अच्छा है ये कि टाइम इसमें भरपूर मिलेगा। बाकी अगर रहा सब कुछ तो ठीक, फिर आगे एक दिन बैठ के ही बात होगी अपनी। अरे यहाँ तो आप जब चाहें तब आए। आज आपने इतनी कीमती चीज़ें बच्चों को बताई हैं कि अगर वो इससे फ़ायदा लेना चाहेंगे, तो ये थोड़ा-सा समय जो आपने दिया है, इससे ही वो मोटिवेट होके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज यहाँ आने के लिए, अपना इतना समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रयास की ओर से आपको छोटा-सा गिफ्ट, ये अपनी टेबल पे रखिए हमेशा, बिल्कुल। सद्विचार हैं, इन पे चलिए। और ठीक है। अभी आपको इतिहास लिखना है, जी सर। वो आप इसमें लिखेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू अपना सर। समय देने और के लिए। सर धन्यवाद आपका भी, क्योंकि आज के समय में जो आप निःशुल्क करके पढ़ा रहे थे, स्कॉलरशिप दे रहे थे, फीस हमसे ली और फिर अगले महीने ही रिटर्न कर दी कि इस बस टेस्ट क्वालीफाई करो आप। ये सिस्टम सर बहुत बढ़िया था, शायद हमने और भी लोगों को देखा है। अगर ये माहौल शायद पहले मिल गया होता हमें, जैसे 2022-23 में मिले आपसे, और पहले मिल गया होता, तो शायद यही बात अपन 2 साल पहले कर रहे होते। और जो टेस्ट लेने का तरीका और प्रैक्टिस, जो नोट्स में आपके हमारे कहने पे भी आपने कई बार सुधार किए हैं, जो लगा, और जो कंप्लीट सिलेबस तैयार किया, वो बहुत बढ़िया है। और उसी का परिणाम ये है कि सर अभी पढ़ने के लिए 5-7 दिन अगर हम चाहें तो मैथ को अपना अच्छे लेवल पर कर लेते 5-7 दिन में, क्योंकि हमें पता है कि उन सवालों में से क्या पढ़ना है। अभी आपको बताएं, जैसे अभी अपन ने बात करी ना कि लगातार अपडेट होना, जी। अभी हम लोगों ने पिछले हफ्ते ही शीट अपडेट करी है। उस चैप्टर में 128 सवाल थे, और उस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे गए कि उसमें 160 सवाल हुए। बस वही तो है इतना कि, अपडेट हो गई वो शीट, तो वो लगातार अपडेशन चल रहा है। और उसमें देखा भी है सर, अब तो काफ़ी आ गया, 3 पार्ट में बांट दिए हैं, इजी, मॉडरेट, टफ। हमने देखा है, देखते रहते हैं हम इसको, पाँच देखा है हमने, पहले हम देखा था, धीरे धीरे यही तो है कि ऐसा है ना कि सर जहाँ पे मिक्सअप रहेगा सारे सवालों का, तो थोड़ा समझने में, अब एक इस टाइप का आ गया, एक उस टाइप का है। अभी हम देखते हैं जो है ये थोड़ा और अच्छा अपडेशन आ गया धीरे धीरे करके, ये और अच्छा रहेगा, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स जो रहेंगे उन्हें समझने में आसानी हो जाएगी चीज़ें। ये बहुत बढ़िया है। चलिए, तो फिर आपको आगे के जीवन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप और बड़ी सफलता प्राप्त करें, दोबारा आए, बिल्कुल, दोबारा बच्चों को मोटिवेट करें। ठीक सर। थैंक यू नीरज, थैंक यू बच्चों।